Question number 32. In the previous year, Sri Shyam Lal was an employee in office on a monthly salary of 18,000 rupees. He was a member of an unrecognized provident fund to which he contributed 10% of his salary, and his employer also contributed an equal amount. तो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हम ना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं होगा। बस जो हमको एक साथ लमसम अमाउंट मिलता है बस हम उसका हाफ ले लेते हैं अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में। On 1st August 2021, he resigned and joined another office on the same day on 20,000 पर मंथ। तो ये 1 अगस्त 2021 को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, यानी कि ये जहाँ पे ये 18,000 रुपीज़ सैलरी अर्न कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने अप्रैल मई जून जुलाई केवल 4 महीने के लिए काम किया, तो ये सिर्फ 4 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ से 1 अगस्त 2021 उन्होंने रिज़ाइन किया और उसी दिन उन्होंने नए ऑफिस ज्वाइन किया 20,000 पर मंथ के लिए। तो 4 महीने की सैलरी 18,000 हो जाएगी और बाकी 8 महीने की सैलरी 20,000 इंटू 8 हो जाएगा। ही रिसीव्ड 80,000 फ्रॉम द अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड which included 20,000 as interest on the provident fund, of which half the amount consisted of employer's contribution and interest thereon. अगर एम्प्लॉय अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को रिसीव कर रहे होते हैं तो हम बस उसका हाफ अमाउंट टैक्सेबल होता है, तो यहाँ 80,000 है तो 40,000 रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ना ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ना ही इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लेंगे, बस हम वो लेंगे जो एक साथ अमाउंट मिल गया उसका हाफ अमाउंट। फिर उसके बाद बोला है इन हिज न्यू एम्प्लॉयमेंट ही कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ हिज बेसिक सैलरी टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड 20,800। तो न्यू एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 15% अपने सैलरी का रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड को। तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो नहीं लेते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 20,800 रुपीज़। तो पहले हम रूल से निकाल लेंगे कि 12% ऑफ सैलरी कितना आ रहा है, अगर वो इससे ज़्यादा होगा तो फिर लेस करके वो अमाउंट हम लिख देंगे। He was provided with an unfurnished rent house in a town population less than 10 lakh by the second employer to the municipal valuation of which was 2,000 per month। तो इनको अनफर्निश्ड रेंट हाउस मिला था जब इन्होंने सेकेंड निकला, यानी कि जो 1 अगस्त से इन्होंने ज्वाइन किया था जहाँ पे उनको मिला था। तो पॉपुलेशन वाला दे दिया, इसका मतलब ये प्राइवेट एम्प्लॉय की बात हो रही है और हाउस इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है, यानी कि 7.5% ऑफ सैलरी लेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे उसको बाय द सेकेंड एम्प्लॉयर। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन से हमको कोई मतलब नहीं होता है। Compute his income from salary for the assessment year 20 to 23 assuming salary to be due on the last day of each month। अब उसी महीने के आखिरी दिन को सैलरी मिल जा रही है, अगर अगले महीने मिलती तो फिर कुछ अलग कैलकुलेशन होता, लेकिन ये उसी मंथ में मिल जा रही है इसलिए इसका कोई खास इसमें मतलब नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं 32 का। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो सैलरी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे और हमको ध्यान रखना है इसमें सैलरी इन्होंने दो जगह काम किया है तो वैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले जहाँ पे इन्होंने काम किया वहाँ इन्होंने 18,000 इनको सैलरी मिलती थी और केवल वहाँ पे 4 महीने इन्होंने काम किया। अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई केवल 4 महीने के लिए। तो ये इनर कॉलम में पहले हम लिख देंगे 72,000 रुपीज़। फिर उसके बाद बाकी 1 अगस्त से जहाँ पे उन्होंने वो काम कर रहे थे उनको 20,000 रुपीज़ मिल रहा था, तो वो 20,000 से इंटू 8 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीने हो गए। 20 इंटू 8 हो गया 1,60,000 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी इनकी कंप्लीट सैलरी 1,60,000 प्लस 72,000, यह आ जाएगा 2,32,000 रुपीज़।
उसके बाद इसमें बोला है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मेंबर थे, कंट्रीब्यूशन जो था एम्प्लॉयर का उससे मतलब नहीं लेते ही नहीं हम। अब उसके बाद सैलरी हमने ले लिया 1 अगस्त की, ही रिसीव्ड 80,000 लिखा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो हम इसमें बस क्या कहते हैं, लमसम अमाउंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड उनको रिसीव होता है तो फिर हाफ ले लेते हैं। जैसे यहाँ 80,000 रुपीज़ रिसीव हो रहा है तो उसका आधा 40,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 15% ऑफ सैलरी ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और एम्प्लॉय तो ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो तो लेते नहीं हैं, बस एम्प्लॉयर का लेते हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोला है यहाँ पे 20,800। तो पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन, सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे फॉर आरपीएफ। अब ध्यान रखना है यहाँ पे सैलरी हमको पूरे साल की नहीं लेनी है, क्योंकि इनको फर्स्ट जहाँ पे ये पहले नौकरी कर रहे थे वहाँ पे इनको नहीं मिला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, वहाँ पे एम्प्लॉयर ने नहीं कंट्रीब्यूट किया है। जब इन्होंने सेकेंड जॉब ज्वाइन की थी 1 अगस्त को, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर था वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो यहाँ जो हम सैलरी लेंगे केवल 8 महीने वाली सैलरी लेंगे, क्योंकि इनको जब वो स्टार्टिंग में जहाँ पे करे थे वहाँ उनको एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो ये हो गया 1,60,000 रुपीज़ 1 अगस्त से जो सैलरी थी। तो बेसिक सैलरी, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी केवल 8 महीने की लेंगे जो कि हो जाएगा 1,60,000 रुपीज़। डीए रिटायरमेंट क्वेश्चन में है नहीं, डीपी भी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, तो 1,60,000 रुपीज़ हो गया सैलरी फॉर आरपीएफ। अब क्वेश्चन में हमको यहाँ इंटरेस्ट ना दे के सीधे इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया, मतलब परसेंटेज नहीं दिया, सीधे अमाउंट। तो लिखा है एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में 20,800 रुपीज़। तो पहले हम बेसिक सैलरी का 12% कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है, ये रूल होता है। तो पहले 12% ऑफ 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 का 12% 19,200 रुपीज़ आ जाएगा। और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था 20,800। तो ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट जो है वो 12% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है, इसलिए जितना ज़्यादा है वो हम लेस कर देते हैं। तो टैक्सेबल आरपीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 20,800, इतना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, और 12% ऑफ सैलरी हम नहीं लेते हैं, तो 19,200 ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 1,600 रुपये टैक्सेबल आरपीएफ। सबसे पहले सैलरी पर आरपीएफ कैलकुलेट कर लिया। यहाँ केवल 8 महीने की सैलरी ली है, क्योंकि उनको केवल सेकंड जॉब में मिल रही थी, बाकी डीए रिटायरमेंट, डीपी और कमीशन ऑन सेल्स था नहीं। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20,800 रुपीज़ दे रखा था, और तो हमने पहले 12% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लिया। 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है आरपीएफ के केस में। तो फिर जब हमने 12% ऑफ सैलरी कैलकुलेट किया तो वो आ गया 19,200, यानी कि कम था जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था। तो एम्प्लॉयर वाला अमाउंट में से ये 12% माइनस कर देंगे, 1,600 रुपीज़ टैक्सेबल आरपीएफ। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1,600 रुपीज़। उसके बाद बोला गया है रेंट फ्री हाउस हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी फिर हम नोट्स में जाएंगे। अब रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेंट फ्री हाउस के केस में भी सबसे पहले हम सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करते हैं। इसका की फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, जो भी क्वेश्चन में दिया हो जितने अलावेंस। फिर बेसिक सैलरी रेंट, ये जो रेंट फ्री हाउस है ये भी उनको केवल सेकंड जॉब में मिली थी, फर्स्ट जॉब की बात नहीं कर रहा है। यानी यहाँ भी केवल 8 महीने की सैलरी, यानी कि 1,60,000 रुपीज़ लिया जाएगा। डीए रिटायरमेंट, डीपी, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं है, और कोई भी टैक्सेबल अलावेंस भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में।
तो इसलिए यही 1,60,000 रुपीज़ ही सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। अब यहाँ पॉपुलेशन दे दिया है, जब पॉपुलेशन देता है तो हम वो कंडीशन मानते हैं हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में दो केस था, एक हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन दे दिया, मतलब कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन में पॉपुलेशन यहाँ बोला है 10 लाख से कम है। जब 10 लाख से कम रहती है पॉपुलेशन तो 7.5% ऑफ सैलरी, तो 7.5% ऑफ 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 का 7.5% ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं हम, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, इनको फर्नीचर मिला है, नहीं अनफर्निश्ड रेंट हाउस बोला है, इसलिए इसमें फर्नीचर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी कोई अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर दे नहीं, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय दे नहीं रखा है, इसलिए यही 12,000 रुपीज़ टैक्सेबल हो गया। टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस 12,000 रुपीज़। सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ और कुछ दे नहीं रखा था, यही हो गया। केवल 8 महीने की सैलरी लेंगे क्योंकि इनको केवल सेकंड जॉब में रेंट फ्री हाउस मिला था। फिर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो इसमें, और 10 लाख से कम है पॉपुलेशन, तो 7.5% ऑफ सैलरी, ये फार्मूला होता है, याद करना पड़ेगा। 7.5% ऑफ 1,60,000 ले लिया तो 12,000 रुपीज़ आ गया, और टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस आ गया आपका 12,000 रुपीज़, क्योंकि ये अनफर्निश्ड था और कोई भी रेंट एम्प्लॉय ने नहीं पे किया है। तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आ गई 12,000 रुपीज़, और कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, इसको हम ऐड कर लेंगे। यह आ जाएगा 2,85,600 रुपीज़, ये हो गया ग्रॉस सैलरी। फिर उसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, 50,000 रुपीज़, और कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, बस ये लेस कर देंगे। ये आ जाएगा 2,35,600 रुपीज़ टैक्सेबल सैलरी।